हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी तुम लोगों की। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री, वो भी 12th की केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? 12th की केमिस्ट्री। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें आ चुके हैं और हमारी 3rd यूनिट चल रही है और इसमें हम पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक। तो देखो इसमें अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा अर्ध आयुकाल। क्या है? अर्ध आयुकाल, यानी अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है? अर्ध आयु काल वो समय होता है जिसमें कोई भी अभिक्रिया या कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, उसे कहते हैं हम अर्ध आयु काल। यानी कोई भी पदार्थ अपनी मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, उसे कहते हैं हम अर्ध आयु काल। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा होती है अर्ध आयु काल की। ये तो परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी भी यानी कोई भी पदार्थ, परिभाषा क्या लिखोगे? कोई भी पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी परिभाषा है। तो अब हम अब लिखते हैं, हम इसको लिखो। कोई भी पदार्थ, परिभाषा लिख लो। कोई भी पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक कोई भी पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। अर्ध आयु काल कहते हैं। ये तो एक ही वर्ड है यहाँ पर, अर्ध आयु काल कहते हैं। तो क्या होता है? कोई भी पदार्थ क्या करता है? अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। आगे लिखोगे, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे टी हाफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इधर कट रहा है भाई वीडियो में, तो यहाँ पर ये कट रहा है। इधर दोबारा से इधर लिख देते हैं। इधर से लिखते हैं, लिखो कोई पदार्थ, यहाँ से लिखते हैं। कोई पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है,
ठीक है, जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, आध आयु काल कहलाता है। आध आयु, यहाँ लिख दो, आध आयु काल कहलाता है। तो क्या है, यानी कोई भी पदार्थ है और कोई भी पदार्थ क्या कर रहा है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का, यानी प्रारंभिक मात्रा में से जितना आधा विघटित हो रहा है तो उतने में जो उसे समय लग रहा है उसे कहते हैं हम आधा आयु काल। क्या कहते हैं, आधा आयु काल। और इसे किससे दिखाते हैं, हम इसे दिखाते हैं टी हाफ से। किससे, टी हाफ से दिखाते हैं इसे फिर हम, ठीक है, किससे दिखाते हैं, टी हाफ से। तो लिखो इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये आधा आयु काल हो जाता है। ठीक है, यानी किससे प्रदर्शित करेंगे, हमें इसे टी हाफ से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, टी हाफ से। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसके आधार पर। तो लिखो इसमें अब अगला इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारा K = 0.693 अपॉन टी हाफ। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, आधा आयु काल का। किसका, आधा आयु काल का। तो ये थी हमारी डेफिनेशन इसकी, किसकी, आधा आयु काल की। क्या थी हमारी, ये डेफिनेशन थी। ठीक है, अब हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल भी। तो हम पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं और लिखो इसमें, इसको रफ करते हैं, नोट करो। अब चलो इसको न्यूमेरिकल लिखते हैं इसका। लिखो इसमें कोई भी अभिक्रिया, ऐसे लिखो कोई अभिक्रिया, न्यूमेरिकल लिख लो, कोई अभिक्रिया 60 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी 60 मिनट में प्रारंभिक मात्रा की आधी विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की, यानी अभिक्रिया के की गणना कीजिए, स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक एक नंबर में सवाल आता है तुम्हारा, ये वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो इस तरह से एक नंबर में, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव में या फिर एक नंबर में बना देते हैं ये तुम्हारा सवाल। ऑब्जेक्टिव भी सरल नहीं आते, हार्ड आते हैं। 12th की जो केमिस्ट्री होती है उसमें ऑब्जेक्टिव भी कैसे आते हैं, हार्ड ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम देखेंगे अब टी हाफ हमारा कितना दिया है, हमारा दिया है टी हाफ = 60 मिनट। कितना दिया है, 60 मिनट। ठीक है, अब क्या है, हमें के निकालना है, क्या निकालना है, के = यानी फाइंड करना है हमें के को। ठीक है, तो के = बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, यही तो होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब इसका मान रख देंगे। तो मान रखो, इसका क्या हो जाएगा हमारा 0.693 अपॉन
ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ये मान हो जाएगा इसका। ठीक है, 60 मिनट, ये मान हो गया इसका 60 मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम लगाएंगे इसका, यानी हम यहाँ से अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यानी या फिर ऐसे ही डिवाइड कर दो, पॉइंट लगा रहे हैं तो ऐसे ही डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 60 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग जाएगा हमारा, कितने बार जाएगा, यानी 1 बार, कितने बार जाएगा, 1 बार इसमें। ठीक है, या फिर यहाँ से 1 2 3 ये बढ़ा लो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से भाग जाएगा ना, तो भाग टूटे की बिंदी यानी दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर तो ये इस तरह से कट जाएगा। और फिर हमारा ये बचा, तो हमारा ये कितना जाएगा, ये आएगा लगभग, यानी 1 में से अब हम 600 में से फिर 69, फिर 96 यानी 3 रह जाएगा, फिर हमारा जाएगा 1। तो इस तरह से ये मान इसका निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा k = 0.01। ठीक है, तो ये हमारा वेग स्थिरांक हो जाता है। क्या हो जाता है, वेग स्थिरांक हो जाता है। तो इस तरह से एक नंबर में यानी ऑब्जेक्ट में इस तरह के तुम्हारे न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। तो ये था हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग डालो, जो हमारी अवक्रिया की कोटि और आणविकता चल रही है उसका डिफरेंट, उसमें अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालो। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, अवक्रिया की आणविकता, अवक्रिया की आणविकता तथा अवक्रिया की कोटि में अंतर, कोटि में अंतर। ठीक है, तो ये हेडिंग डालेंगे हम, क्या डालेंगे, अवक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है और कई बार, हर एक बार हमें देखने को ज़्यादातर मिलता है ये टॉपिक। तो हम इसको डालते हैं और हम आगे लिखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं हम अवक्रिया की आणविकता। ठीक है, ऐसे इसके 2 कॉलम कर लेते हैं, ऐसे जैसे तुम पेज की करते हो 2 कॉलम। इधर लिखते हैं अवक्रिया की आणविकता, अवक्रिया की आणविकता, अवक्रिया की आणविकता एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें अंतर लिखते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम आणविकता और दूसरी तरफ लिखेंगे हम कोटि, यानी अवक्रिया की आणविकता, और दूसरी तरफ हमारा को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवक्रिया की कोटि। ठीक है, तो अब पहले नंबर में हम लिखते हैं, पहले नंबर में लिखेंगे कि अवक्रिया की, नंबर 1 करके लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 करके लिखो कि अवक्रिया की आणविकता क्या होती है। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि यानी किसी भी अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम क्या कहते हैं, अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो पहले यही लिख दो कि अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को
संख्या को अवक्रिया की न्यूनतम संख्या को अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या थी हमारी डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन क्या थी, इसमें यह थी कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इधर लिख दो, इधर लिखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है, जितने अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है, कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। ठीक है। तो क्या है, अब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी क्या है, 1 नंबर हो गया। अब हम लिखेंगे नंबर 2। क्या लिखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 करके लिखो। नंबर 2 में लिखो कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, यानी अभिक्रिया की जो किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया क्या है, मान लो अभिक्रिया क्या है, मान लो ये है हमारी N2 प्लस ट्वाइस यानी थ्राइस H2 और ये बना के हमने लगा दिया NH3 यानी ट्वाइस NH3। तो कभी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक अभिक्रिया में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो इस आधार पर क्या होता है, कभी भी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ पदार्थ भाग ले रहा होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल यानी कोई पदार्थ भाग ले रहा होगा, तभी तो वो अभिक्रिया होगी। अगर भाग नहीं ले रहा है तो कोई अभिक्रिया नहीं है। तो यानी क्या है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये नंबर हम इसमें लिखेंगे। तो लिखो इसमें नंबर 1 2 डाल के, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है। अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अब इसमें लिखोगे कोटि शून्य हो सकती है। तो लिखो अभिक्रिया की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आता है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि कैसी हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती आणविकता शून्य? क्योंकि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं वो कुछ ना कुछ भाग लेते हैं, बिना भाग लिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो अगला नंबर लिखेंगे हम, नंबर 3 लिखो। ठीक है। अभिक्रिया ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कैसी होती है, अनुमानित होती है। यानी हम इसको अनुमान लगा के
यानी ज्ञात कर सकते हैं, ये सैद्धांतिक होती है। तो लिखो अभिक्रिया की आणविकता को अभिक्रिया की आणविकता को अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं। अतः यह सैद्धांतिक होती है। सैद्धांतिक होती है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे थर्ड नंबर डाल के कि अभिक्रिया की आणविकता को प्रयोग द्वारा किसके द्वारा? प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अतः यह प्रायोगिक मान होती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि आगे लिखो। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अतः यह प्रायोगिक मान होती है। कैसी होती है? प्रायोगिक मान होती है। ठीक है, तो इस तरह से यानी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इस तरह से आता है 1 नंबर। ठीक है, तो क्या है ये 3 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होता है ये तैयार हो जाता है। तो हमारा ये क्या होता है कि अभिक्रिया में पहले क्या लिखोगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसमें लिखोगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से जितने अणुओं का सांद्रण में परिवर्तन होता है कोटि कहलाती है। ठीक है, अगला नंबर, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखोगे अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है। क्यों? कि जो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि उनका कंसंट्रेशन में यानी सांद्रता में परिवर्तन हो। ठीक है, इसलिए क्या है कि इसकी जो कोटि होती है वो शून्य हो सकती है। अगला है अभिक्रिया की आणविकता को अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं। अतः यह सैद्धांतिक होती है। यानी अनुमान से कैसे? यानी हमने अभिक्रिया की कोटि देखी, यानी हमारी ये है अभिक्रिया। मान लो उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण में लिखोगे, उदाहरण में मान लो हमने ये लिख लिया N2 प्लस थ्राइस H2 और यहाँ बना दिया हमने NH3। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी अभिक्रिया की क्या है? ये अभिक्रिया की हम इसे अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल भाग रहा है, ये मॉलिक्यूल भाग रहा है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको हम प्रयोगों के द्वारा ही निकाल सकते हैं, अनुमान से ज्ञात नहीं कर सकते, उसको देख के ज्ञात नहीं कर सकते। इसका हम प्रयोग करते हैं तभी निकाल सकते हैं। इसलिए एक कैसी होती है? प्रायोगिक मान होती है। ठीक है, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बोर्ड में हर बार हमने पूछने को यानी देखने को भी मिलता है ये, इसलिए हमने ये कराया है। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।